बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन फॉर्मूले के बाद से यूपी में मची हलचल थम नहीं रही। 24 घंटे के भीतर कांग्रेस ने दोबारा यूपी में महागठबंधन का राग छेड़ दिया। इस बार आंकड़ों का हवाला दिया गया। ये बताने की कोशिश हुई कि भाजपा के खिलाफ अब भी तमाम विरोधी दलों के 68% वोट हैं और ये तमाम दल अगर साथ आ गए तो फिर भाजपा को 2024 में रोका जा सकता है। बिहार की सियासत में जो कुछ हुआ उसने 2024 के चुनाव से पहले बहुत बड़ी सियासी लकीर खींच दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश और तेजस्वी ने जो लकीर खींची है, बाकी के विपक्षी दल अब उसी लकीर के पार एक साथ खड़े होंगे या नहीं? लड़ाई अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद की है। लेकिन चुभने वाला सच ये है कि विपक्षी दलों में सबसे आगे खड़े होने की होड़ भाजपा के फायदे की वजह बन जाती है। पिछले कुछ समय में विपक्षी दलों ने कम से कम इतना तो समझ लिया है कि जब तक वो एकजुट नहीं होंगे भाजपा को हराया नहीं जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार एकजुटता पर जोर दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस बार एनडीए और गैर एनडीए दलों का वोट प्रतिशत गिनाया है। मोदी जी के पास तमाम एलाइज के साथ सिर्फ 32% के आसपास वोट, 68% वोट मोदी जी के खिलाफ। अगर इस 68% को एक कर लिया जाए, निसंदेह कांग्रेस सबसे बड़ा दल है विरोधी, एक कर लें हम और मान लीजिए 18% वोट बहक भी जाए तो 50% के साथ मोदी का जाना तय होगा 2024 में और 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ विपक्ष का आना भी तय। विपक्ष सत्ता में होगा या नहीं, ये तो 24 के चुनाव के बाद पता चलेगा। पहला सवाल तो ये है कि यूपी में बिखरा हुआ विपक्ष क्या एक छत के नीचे आ पाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जिस गठबंधन के साथ उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसी गठबंधन के साथ वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। यानी उनके गठबंधन में न तो कांग्रेस का नाम है और न ही बसपा का। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। तो क्या पहल करेंगे कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर? कांग्रेस तो पूरे देश में पहल कर रही है। आप याद कीजिए, सोनिया जी खुद कर्नाटक गई थी। सोनिया जी का जहां मौका मिलता है वो सबको आमंत्रित करती रहती। लेकिन फिर एक नए सिरे से नई प्रेरणा मिली है, नई जान मिली है, ये प्रयास होगा। कांग्रेस ऐसे वक्त में चुनाव लड़ने और रणनीति बनाने की बातें कर रही है जब पिछले काफी समय से यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली है। संगठन का क्या हाल है ये सभी जानते हैं। ऐसे में एक मंच पर पूरा विपक्ष खड़ा होगा, इस पर बड़ा सवाल है। उधर दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि गठबंधन में चाहे जितने दल हो जाएं, मोदी के आगे कोई नहीं टिकेगा। जहां तक इन लोगों की विपक्षी एकता की बात है तो 2019 में भी ये जो लोग यह प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं और श्री तिवारी जी जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, ये तो अंतरदलीय संबंधों के लिए अच्छी तरह जाने जाते हैं। तो ये सब कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोग शानदार तरीके से 64 लोकसभा सीटें जीत के आए हैं। तो ये अपने आप में यथार्थ है। जबकि अभी वो कह रहे हैं ना, सपा बसपा आज किस रूप में है ये भी समाज देख रहा है, कितनी दूरी है। तो इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर नई जंग की शुरुआत कर दी है। लेकिन ये सवाल बरकरार रहेगा कि अगर भाजपा के खिलाफ नई टीम खड़ी होगी तो उसका कप्तान कौन होगा? क्योंकि एक तरफ अगर नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी हैं। अब ये तो नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोगों को तय करना है। उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि उनकी राष्ट्रीय स्तर पे क्या भूमिका है, कि बिहार में उनकी भूमिका है। मेरी तो शुभकामनाएं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली, उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव जी ने शपथ ली। दोनों को आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा आएगा, इस पर भले अभी पर्दा हो, लेकिन जो भी चेहरा होगा उस पर चुभने वाले हमले जरूर शुरू हो जाएंगे। इसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। ओपी राजभर भले अभी भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर वो अभी से हमलावर हो गए हैं।
हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश जी से कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं और बिहार से ही शुरू करिए जातिवार जनगणना का ऐलान। देश की सियासत की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं। ये साफ तब होगी जब विपक्ष मिलकर कोई फैसला लेगा और सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या सभी दल एक ही चेहरे पर सहमति जताएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।